सबसे पहले आता है यहाँ पे एंटरप्राइज कैंपस नेटवर्क डिजाइन। तो ये कुछ थियोरेटिकल बातें होती है, तो वो हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो कुछ चीजें फैक्ट होंगी, आपने उन्हें याद रखना है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सिस्को सीडीए मॉडल। को सीडीए मतलब कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर। अब ये क्यों बनाया गया था तो वो हमने समझ लेना है। तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे उदाहरण के लिए 1000 क्या हैं, यूजर्स हैं। तो रिक्वायरमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई कि हमारे पास 1000 क्या हैं, यूजर्स हैं। उनको हमने कनेक्ट करना है, तो हमने कैसे कनेक्ट किया, एक स्विच लिया, उससे हमने यूजर कनेक्ट किए। दूसरा स्विच लिया, उससे हमने कुछ यूजर कनेक्ट कर दिए। तीसरा स्विच लिया, उससे हमने कुछ यूजर कनेक्ट कर दिए। अब प्रश्न ये आता है कि एक स्विच पे हम कितने यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच के पास पोर्ट होते हैं 24 या 48, मैंने 48 तक देखा है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये 48 पोर्ट के मेरे क्या हो गए, स्विच हो गए। अब यूजर कितने हैं, 1000। तो 48 यानी चलो इसको 50 मान लेते मैथ में के लिए। तो ये हो गया, और कितना हो गया यहाँ पे, ऐसा ही हुआ ना। तो लगभग मेरे को हाँ 20 स्विच, उससे ज्यादा चाहिएंगे, मैंने वो दो बढ़ा के कि मेरे को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने 50 कर लिया। तो अब हर एक में दो कम है, तो 21 22 जितना आप मानना चाहते हो मान सकते हो। तो हमें इतने स्विचेस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने जो यूजर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब स्विचेस को भी कनेक्ट करना है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बात ये होगी कि अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि यदि कोई लिंक डाउन होता है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन क्या ना हो, ब्रेक ना हो, डाउन ना हो। तो उसी के लिए सजेस्ट किया है, सिस्को कहता है कि आप हमारा सीडीए मॉडल, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर का क्या करो, इस्तेमाल करो, जिसमें आप स्विचेस के बीच में जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी करते टाइम आप क्या बनाओगे, एक अपना रखोगे कोर लेयर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और तीसरा क्या लिखोगे, एक्सेस लेयर। जब कनेक्टिविटी करोगे तो एक्सेस स्विचेस को हमने किससे कनेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन को किससे कनेक्ट, कोर से। आप इस प्रकार भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक कोर लेयर, एक डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एक्सेस लेयर था उनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन से एक एक लिंक से कनेक्ट कर दिया। अब ये डाउन भी हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। तो रिडंडेंसी के लिए आपने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन पे भी दो रखे और एक्सेस पे तो आपके थे ही। तो आपने दोनों स्विच को यानी एक्सेस लेयर से डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीपल लिंक से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अगर एक डाउन होता है, एक डाउन होता है तो हम दूसरे से निकल जाएंगे। तो एक स्विच का डाउन होता है तो हम दूसरे से निकल जाएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे रहेगा। गॉट इट और नॉट। अब इस केस में अगर एक स्विच भी डाउन जाता है तो भी हम किससे निकल जाएंगे, दूसरे से निकल जाएंगे। तो रिडंडेंसी किस प्रकार से बनानी है उसके लिए आपका सजेस्ट किया गया है कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर, जिसमें आप रिडंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस और लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो यहाँ पे लिखा है इसी को शब्दों में बांट दिया गया है, तो वो किस प्रकार से है, डायग्राम यही रहेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोर लेयर। किसी भी कैंपस नेटवर्क का जो कोर लेयर है वो प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिवाइसेस के बीच में। जो डिवाइस होते हैं इस लेयर के अंदर उन्हें कोर स्विचेस या बैकबोन स्विचेस कहा जाता है। कोर लेयर कैपेबल होना चाहिए स्विच करने के लिए ट्रैफिक को एज इफिशिएंटली एज पॉसिबल, जितना आपका पॉसिबल
हो सके। और ये प्रोवाइड करता है क्या, एग्रीगेशन करता है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को एग्रीगेट करता है, ये वेरी हाई लेयर 3 राउटिंग थ्रूपुट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आप क्या डिप्लॉय कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइनें हैं ये उसी डायग्राम से बनाई हैं कि जो कोर लेयर है वो कनेक्टिविटी देगा किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिवाइसेस के बीच में। जो यहाँ पे डिवाइस होंगे उसे क्या बोला जाएगा, कोर स्विचेस या बैकबोन स्विचेस। तो जो वो पिछला डायग्राम था उसी से ये लाइनें बनाई गई हैं। अब इसको आप कितना भी आसान या कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि जो कोर लेयर है, जो कोर लेयर है यहाँ पे तो एक ही था, तो यहाँ पे तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी जो हम आगे पढ़ रहे थे कि ये क्या करता है, जो कोर लेयर है वो कनेक्टिविटी देता है किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिवाइसेस के बीच में। लेकिन जो हमारा डायग्राम है इसमें तो एक ही है, तो बिटवीन तो हो नहीं सकता, तो वो गलत हो गया। तो उस चक्कर में दूसरा यहाँ पे फिट होगा कि ये दो के बीच में या दो से अधिक जितने हैं उनके बीच में क्या देगा, कनेक्टिविटी देगा। ठीक है ना। बाकी आपने याद ही रखना है कि कैसे कैसे करना है, तो डेफिनेशन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है कि ओके बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है वो प्रोवाइड करता है इंटरकनेक्शन बिटवीन कैंपस के नेटवर्क एक्सेस लेयर और कोर लेयर के बीच में। तो एक हो गया कोर, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्सेस। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करा रहा है, इंटरेक्शन एक्सेस लेयर और कोर लेयर के बीच में इंटरेक्शन कराता है। और डिवाइसेस जो इस लेयर पे होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाता है, स्विचेस बोला जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेशन, एक्सेस लेयर स्विचेस को एग्रीगेट करते हैं जो कि वेरी हाई लेयर थ्रूपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी लगाओगे और यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड फंक्शन आप क्या करोगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के लिए हो गया। उसके पश्चात आता है हमारा यहाँ पे एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर एग्जिस्ट करता है वहां पे जहां पे एंड यूजर कनेक्ट होता है नेटवर्क के अंदर, और जो एक्सेस स्विचेस हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेयर 2 वीलेन कनेक्टिविटी यूजर्स के बीच में। तो जो एक्सेस लेयर है वो लेयर 2 कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। जो डिवाइस इस लेयर पे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सेस स्विचेस बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रोवाइड करता है एंड यूजर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, रिडंडेंट कनेक्टिविटी रखता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर किसके साथ, स्विचेस के साथ, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी फीचर और क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर्स यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा क्या था, सीडीए मॉडल था, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर। गॉट इट, कितना आसान है ना। नेक्स्ट हमारा है स्विच ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमारा रहेगा, अब प्रश्न आता है यहाँ पे स्विचिंग क्या है। ठीक है ना। तो स्विचिंग क्या है, तो थ्योरी आप जो यहाँ पे क्लियर कट मिलेगी। तो जो स्विचिंग है हमारा यहाँ पे, तो स्विचिंग एक क्या है, प्रोसेस है ऑफ यूजिंग मैक एड्रेस इन लेन। स्विचिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम यूज करते हैं मैक एड्रेस को लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। वही आपका क्या कहलाता है, स्विचिंग कहलाता है। स्विचिंग के हमारे टाइप्स होते हैं लेयर 2 स्विचिंग, लेयर 3 स्विचिंग, लेयर 4 स्विचिंग और मल्टी लेयर स्विचिंग। अब प्रश्न बनता है लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और मल्टी लेयर स्विचिंग आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी लेयर 2 स्विचिंग। तो जब हम लेयर 2 स्विचिंग की बात करते हैं तो उसमें फ्रेम को फॉरवर्डेड किया जाता है डेस्टिनेशन मैक के आधार पे जो फ्रेम के अंदर होता है। डन हुआ। अब ये क्या होगा, 1 मिनट में आगे देख लूं, कुछ है एक्सप्लेनेशन, चलो यहीं पे करते हैं। जो हमारे पास क्या हो गया, एक पीसी हो गया जो किस पे पहुंचा, स्विच पे पहुंचा। स्विच से हमने क्या लगा दिया, सर्वर लगा दिया। स्विच से हमने राउटर लगा दिया। ऐसा ही नेटवर्क बनाएंगे।
या होता है राउटर से स्विच, स्विच से अनदर डिवाइस। इसका आईपी आपने 192.168.1.1, यहाँ पे 192.168.1.2, यहाँ पे 192.168.1.3 आपने दे दिया। इसका मैक एड्रेस ए, इसका मैक एड्रेस बी और इसका मैक एड्रेस हमारा सी हो गया। अब इस पीसी को इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो ये क्या करेगा नॉर्मल। अगर मैं इस पीसी पे लिखता हूं कि पिंग करो 192.168.1.3 को पिंग करो, अब ये देखेगा कि 192, 192, 168, 168, 1 तो हमने यहाँ पे कितना दे रखा होगा इसका मान /24। तो जब भी हम किसी डिवाइस को क्या करेंगे, पिंग करेंगे, तो वो डिवाइस अपने नेटवर्क आईडी को डेस्टिनेशन से मैच करेगा। मैच कर गया। अब कहोगे ये तो हमें राउटिंग जैसा लग रहा है। हाँ, राउटिंग तो होगी होगी, लेकिन स्विच यहाँ पे स्विचिंग करने वाला है। तो जब हम किसी डिवाइस के पास जाते हैं, यदि डेस्टिनेशन हमारे ही सबनेट में है तो पैकेट डायरेक्टली डेस्टिनेशन को दे दिया जाता है। डन हुआ। तो ये पता चला कि ये तो हमारे ही सबनेट में है तो डेस्टिनेशन को दिया जाएगा। देने से पहले हमें डेस्टिनेशन का मैक पता करना है, तो अब आरप रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो जो हमारा पीसी है वो जनरेट करेगा क्या, आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो कहेगा सेंडर आईपी 192.168.1.2, सेंडर मैक, जो भेजने वाला है उसका मैक क्या हो गया बी। टारगेट आईपी मेरे को जिसका चाहिए, तो किसका चाहिए था, तो हमने पिंग भेजा था 1.3 को, तो 192.168.1.3 ये हमारा हो गया टारगेट मैक। नहीं पता तो आरप ब्रॉडकास्ट, तो हमारा 12 बार क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आरप रिक्वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा तैयार है। अब ये वाली आरप रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, स्विच पे जाएगी। और जो स्विच है इसमें अब स्विच के हमारे फंक्शन होते हैं, वो आगे भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो लेयर 2 जो स्विच होता है उसके हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में आता है सबसे पहले एड्रेस लर्निंग। कोई भी स्विच 3 काम करता है, एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्ड, फिल्टर, डिसीजन, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है उसकी गारंटी नहीं ले रहा, और लूप अवॉइडेंस। ठीक है, एड्रेस लर्निंग सोर्स मैक पे होती है, फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन डेस्टिनेशन मैक पे होता है, लूप अवॉइडेंस के लिए एचटीपी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जब स्विच के पास आएगा तो स्विच एड्रेस लर्निंग किस पे करेगा, सोर्स मैक पे। तो पोर्ट नंबर 1, 2 और 3 हो गया। हम बात कर रहे थे कि स्विच के 3 फंक्शन होते हैं, एड्रेस लर्निंग जो सोर्स मैक पे होती है, फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन जो डेस्टिनेशन मैक पे होता है, लूप अवॉइडेंस के लिए एचटीपी का इस्तेमाल होता है। तो जब भी स्विच के पास फ्रेम आता है तो सबसे पहले वो एड्रेस लर्निंग करता है, एक टेबल बनाता है। ठीक है, तो इंटरफेस हो गया हमारा, मैक हो गया और वीलेन, इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं। ओके, तो इंटरफेस 1, 2 और 3 बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 हो गया। तो स्विच के पास फ्रेम आया पोर्ट नंबर 2 पे। पोर्ट नंबर 2 पे आने वाले फ्रेम का क्या लर्न किया जाएगा, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है, तो पोर्ट नंबर 2 पे मैक एड्रेस भी लर्न हो गया। अब लर्न करने के पश्चात दूसरा फंक्शन, उसको क्या करना है हमने, फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन करना है, यानी फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड के लिए क्या चेक किया जाता है, और डेस्टिनेशन मैक हमारा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। तो जब भी डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो और या फिर अननोन
यूनिकास्ट हो तो वो हमारा किया जाता है, तीनों प्रकार के फ्रेम को फ्लड किया जाता है। यानी फ्लड का मतलब है जिससे आया है उसको छोड़ के बाकी सब पे। तो अब इस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 से और 3 से फ्लड कर दिया जाएगा। डन हुआ। अब इसके पश्चात ये जाएगा तो डैश टारगेट आईपी क्या था, 1.3। तो R1 इसको इग्नोर कर देगा, सब इग्नोर कर देंगे, एक्सेप्ट कौन करेगा, केवल 1.3। सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा और वो रिप्लाई देगा। डन हुआ। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जब स्विच के पास फ्रेम आया तो उसने किसको लर्न किया, सोर्स मैक को। फॉरवर्ड किस पे किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे। जो ये हुआ है ये ही हमारा लेयर टू स्विचिंग है, कि लेयर टू स्विचिंग के अंदर जो लेयर टू स्विचिंग में फ्रेम को फॉरवर्ड किया जाता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। आ गया समझ में? ओके जी। उसके पश्चात आती है हमारी यहाँ पे लेयर 3 स्विचिंग। ठीक है। अब लेयर 3 स्विचिंग के अंदर अब लेयर 3 पे क्या बन जाता है, पैकेट। तो अब फ्रेम नहीं कहेंगे हम। तो लेयर 3 स्विचिंग में पैकेट्स को स्विच किया जाता है बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जो किस में होता है, पैकेट में होता है। लेकिन अंतर क्या आया, जो लेयर 3 स्विचिंग है उसके अंदर पैकेट को स्विच किया जाता है किसके द्वारा, डेडिकेटेड हार्डवेयर के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं एसिक्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा। डन हुआ। और जो लेयर 3 स्विचिंग है उसके अंदर पैकेट को स्विच किया जाता है हाई स्पीड के साथ एज कंपेयर टू राउटर। अब कहोगे ये ऐसे कैसे, तो ये इस प्रकार से होता है कि मान के चलो ये हुआ हमारा यहाँ पे, इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास क्या हो गया, स्विच और स्विच, स्विच ही हो गया। इसको भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से। अब ये डेफिनेशन एक जगह सही भी रहती है और एक जगह ये गलत भी हो जाती है। वो किस तरह से अभी बता देते हैं कि अब हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, राउटर के साथ। और राउटर को हमने सीरियल लिंक के रास्ते दूसरे राउटर से कनेक्ट कर रखा है, वहां पे भी आपका क्या लगा हुआ है। अब जो स्विच है वो होता है फास्ट इथरनेट या फिर गीगाबिट इथरनेट। डन हुआ। तो जो पैकेट है वो 100 या 1 Gbps की, अब फास्ट इथरनेट ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो पैकेट आएगा वो कितनी, अगर फास्ट इथरनेट हो तो 100 Mbps की स्पीड से आया, यस और नो, और जाएगा भी कितनी से, 100 की स्पीड से। अब जो ये सीरियल लिंक होता है ये इतना फास्ट नहीं होता है, तो आएगा भले ही 100 Mbps की स्पीड से, लेकिन जाएगा नहीं। तो इस केस में वही कह रहा है कि पैकेट को हाई स्पीड के साथ क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है, क्योंकि आने वाला इंटरफेस भी जो 100 या गीगाबिट होगा तो जाने वाला भी, लेकिन सीरियल राउटर की तुलना में वहां पे आपका फास्ट नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? वो किस केस में तुलना करके कहा है, सीरियल लिंक के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात आपका आता है यहाँ पे लेयर 3 स्विचिंग, तो आपने पढ़ लिया। तो फिर अब प्रश्न ये कर सकते हैं आपसे कि लेयर 3 स्विचिंग और राउटिंग में क्या अंतर है। तो डेफिनेशंस में ही आपको उनका अंतर मिलेगा कि जो हमारा लेयर 3 स्विचिंग है उसमें पैकेट को अब करेगा तो वो भी राउटिंग ही, लेकिन इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, स्विच्ड यूज किया हुआ है, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो लेयर 3 स्विचिंग के अंदर पैकेट को स्विच या राउट किस आधार पे किया जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी पे, यही राउटर करेगा। लेकिन अंतर है ये दो लाइनें कि पैकेट को डेडिकेटेड हार्डवेयर के द्वारा स्विच किया जाएगा
और हाई स्पीड के साथ किया जाएगा किसके अंदर, लेयर 3 स्विचिंग के अंदर। लेकिन बात यहाँ पे आती है राउटिंग में, तो राउटिंग में भी आपका वही है, पैकेट को जो है फॉरवर्ड या स्विच बेस्ड ऑन किस पे किया जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही आपका किया जाएगा। तो अंतर आपने बता देना क्या है जो हम कर चुके हैं। उसके पश्चात आपका यहाँ पे आएगा व्हाट इज लेयर 4 स्विचिंग। तो लेयर 4 स्विचिंग के अंदर टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर्स को भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। डन हुआ कि अगर लेयर ये पोर्ट नंबर है डैश, यानी आप बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर फिल्टरिंग भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थियोरेटिकल टर्म है हमारी, ठीक है ना। अब हमें जानना है नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये तो आपका हो गया कौन सा, कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, पहले बैक जाता हूं मैं। तो लेयर 2 स्विचिंग में डेस्टिनेशन मैक के आधार पे फॉरवर्ड किया जाएगा, लेयर 3 स्विचिंग में आईपी के आधार पे, और लेयर 4 स्विचिंग में टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर को चेक किया जाएगा। तो मल्टी लेयर स्विचिंग में क्या होगा, तो मल्टी लेयर जो स्विच होगा वो फॉरवर्ड कर सकता है लेयर 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी लेयर स्विच यहाँ पे कहलाएगा। डन हुआ। अब या तो आपका स्विच क्या होता है, या फिर क्या होता है मल्टी लेयर, 3 और 4 अलग से कोई नहीं आता है। जो 2900 सीरीज वाले होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, लेयर 2, और जो 3500, 3700, 3800, हाँ ये हमारे मल्टी लेयर क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं। तो उस चीज के लिए तैयार है। लेकिन कहो नहीं मेरे को तो केवल लेयर 3 स्विच चाहिए, तो वो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्विचिंग जब आपने पढ़ ली, तो उसके पश्चात अब हमारा आता है यहाँ पे हाँ, तो हाउ स्विचेस लर्न द मैक एड्रेसेस ऑफ ए डिवाइस। अब जो स्विच है वो मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है, तो अब ये मेरा पीसी हो गया, उसको मैंने किससे कनेक्ट किया, स्विच से कनेक्ट किया। अब दो ही बातें होंगी, या तो इसके पास क्या होगा, इट हैज आईपी, इसके पास पहले से ही क्या है, आईपी है। देखो ये एक डिवाइस है, इस पे दो ही बातें होंगी ना, कि या तो इसके पास क्या है, आईपी है, गॉट इट और नॉट, या इसके पास आईपी नहीं है। तो अगर सिस्टम के पास ऑलरेडी क्या है, आईपी है, और इस डिवाइस को मैं किससे कनेक्ट करता हूं, स्विच के साथ, तो जैसे ही पीसी का एनआईसी क्या आएगा, अप आएगा, तो वो ग्रेशियस आर्प भेजेगा। क्या भेजेगा, तुम कहो या ना कहो वो खुद ही क्या भेज देगा, ग्रेशियस आर्प भेजेगा। अब ये ग्रेशियस आर्प होता क्या है, मान के चलो इस डिवाइस का आईपी 192.168.1.2 है, ठीक है ना। इसको आपने स्विच से कनेक्ट किया, पहला कनेक्ट किया, दूसरा पोर्ट एनआईसी जो है हमारा अप आ गया। अप आते ही इसने तीसरे स्टेप में ग्रेशियस आर्प भेज देना है। अब ग्रेशियस आर्प एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन के लिए यूज होती है। तो ग्रेशियस आर्प का फॉर्मेट ऐसा होता है कि सेंडर आईपी, मेरा आईपी है कितना 1.2, सेंडर मैक मान के चलो ए, टारगेट आईपी मैं जानना चाहता हूं क्या नेटवर्क में ये सेम आईपी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो अपने ही आईपी के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। लेकिन जो है डेस्टिनेशन मैक है, या टारगेट मैक बोले इसको, ठीक है, तो 1.2, तो ठीक है मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक लिख देता हूं। तो ग्रेशियस आर ब्रॉडकास्ट होता है, तो 1 2 3 4, वही आपका 12 बार क्या होगा, आर्प रिक्वेस्ट होगा, और इस प्रकार से ये किस पे जाएगा, स्विच पे जाएगा। तो जब आईपी है तो वो क्या भेज रहा है, ग्रेशियस आर्प। जैसे ही आया तो स्विच ने मैक एड्रेस ए क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, गॉट इट और नॉट। तो जब सिस्टम के पास आईपी है तो वो क्या भेजेगा, सिस्टम ग्रेशियस आर्प, स्विच को मैक एड्रेस लर्न हो जाना है। आ गया समझ में। या ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम हैज नो आईपी एड्रेस, मान के चलो ये दूसरा सिस्टम है और इस दूसरे सिस्टम के पास क्या नहीं है, नहीं है, तो
नो आईपी। अब जब किसी सिस्टम के पास आईपी नहीं होता है तो वो क्या भेजेगा, फिर आईपी नहीं है तो वो डीएचसीपी की रिक्वेस्ट भेजेगा, और जैसी डीएचसीपी की रिक्वेस्ट यहाँ पे आई तो भी उसका मैक एड्रेस इसको यहाँ पे लर्न हो जाएगा। तो किसी भी डिवाइस के पास आईपी नहीं है तो इसका मतलब वो डीएचसीपी क्लाइंट है, तो वो डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट भेजेगा। आईपी है तो वो ग्रेशियस आर्प भेजेगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आईपी है या नहीं है तो ग्रेशियस आर्प, नहीं है तो डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट आएगी और इसको मैक एड्रेस लर्न होगा ही होगा। क्लियर हुआ? उसके पश्चात आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे लेयर टू स्विच टेबल। तो जो हमारा एक लेयर टू स्विच होता है वो दो टेबल बनाता है। कौन सा? कैम और टी कैम, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। डन हुआ? तो कैम का फुल फॉर्म कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, टी कैम का टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये याद रखना है। तो लेयर टू स्विच कितनी टेबल बनाने वाला है? दो टेबल बनाने वाला है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं, चलो उन्हीं के बारे में, तो दो टेबल हो गई हमारी, कैम और टी कैम। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? कैम। जो कैम टेबल है उसको हम बैक टेबल भी कहते हैं, और इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी? 3। पहला, दूसरा, जिसको बुद्धिजीवी लोग एग्जिट इंटरफेस ना बोल के ईग्रेस इंटरफेस बोलते हैं। और क्या होगा? तो टी कैम कैम के अंदर आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके पश्चात आपका टी कैम भी था। अब जो टी कैम है उसके अंदर दो ही चीजें होंगी। कौन सा? और क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सेस लिस्ट आपका रहेगा। तो ये आपने यहाँ पे याद कर लेना है। उसके पश्चात हमने पढ़ना है व्हाट इज मल्टीलेयर स्विचिंग। तो जो मल्टीलेयर स्विचिंग होती है उसके अंदर जो डेटा होता है, अब डेटा या तो किस फॉर्मेट में होगा? पैकेट में या फ्रेम के फॉर्मेट में, जिसको फॉरवर्ड किया जाता है लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 इंफॉर्मेशन के आधार पे। गॉट इट? तो ये हमारा, जिसमें सभी कैपेबिलिटी हो, वो हमारा मल्टीलेयर स्विच हो जाएगा। अब जो हमारा मल्टीलेयर स्विच होता है उसकी जनरेशंस हैं। पहला कैसा है? वैन जनरेशन, जिसको राउट कैशिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है सेकंड जनरेशन, जो हमारा क्या होता है? टोपोलॉजी बेस होता है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है? फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमें जानना है। तो जो फर्स्ट जनरेशन मल्टीलेयर स्विच है उनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, राउट प्रोसेसर और स्विच इंजन। जो राउट प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है पैकेट के साथ और क्रिएट करता है शॉर्टेस्ट एंट्रीज। यानी पैकेट के साथ प्रोसेस कौन करेगा? राउट प्रोसेसर। तो जो एंट्रीज उसने क्रिएट की है, स्विच इंजन लिसन करता है उन एंट्रीज को और स्विच करता है पैकेट को उन एंट्रीज के आधार पे। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर दो कंपोनेंट, राउट प्रोसेसर, स्विच इंजन। पैकेट के साथ प्रोसेस करेगा राउट, शॉर्टेस्ट एंट्री या पाथ क्रिएट, राउट क्रिएट करेगा। उन राउट्स का इस्तेमाल करके पैकेट को स्विच कौन करेगा? स्विच इंजन स्विच करेगा। गॉट इट? ये तो हुआ फर्स्ट जनरेशन में। तो दूसरी क्या थी हमारी? सेकंड जनरेशन, जिसको टोपोलॉजी बेस बोलते हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो स्विचेस है वो क्रिएट करते हैं डेटाबेस, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके साथ? सभी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ। गॉट इट? तो ये आपने याद रख लेना है। ज्यादा होगा वो आपकी स्लाइड से देख लेंगे, मेरे को यहाँ इतना ही जरूरी लगा। जो मल्टी लेयर स्विच हैं उनके अंदर हमारी टेबल्स होंगी कैम, टी कैम और फिब। तो कैम तो आपको पता ही है, मैक एड्रेस एग्जिट इंटरफेस वीएलएन आईडी। टी कैम के अंदर सिक्योरिटी एसीएल, क्वालिटी ऑफ सर्विस एसीएल। अब क्योंकि मल्टी लेयर स्विच राउटिंग भी करेगा तो जो हमारी राउटिंग टेबल होती है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो टी कैम होता है, जो हमारा टी कैम होता है
उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, फीचर मैनेजर और स्विचिंग डेटाबेस मैनेजर। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो कैम के अंदर कितने थे वो तो पढ़ ही चुके। मैक एड्रेस कैम के अंदर आपका होगा मैक विलेन आईडी और एग्जिट इंटरफेस, गॉट इट। अब बात ये तो क्लियर हो चुका, अब बात आई है टी कैम की। तो टी कैम के अंदर आपके दो कंपोनेंट यहाँ पे निकलेंगे, फीचर मैनेजर और स्विचिंग डेटाबेस मैनेजर। डन हुआ। अब यहाँ पे हम जाते हैं फीचर मैनेजर क्या है। तो जब एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हो वो कंपाइल्ड किसके द्वारा की जाएगी, फीचर मैनेजर के साथ। सीसीएनए में आपने राउटर पे एसीएल क्रिएट की, वैसी स्विच पे क्रिएट करोगे। तो जब भी आप क्रिएट करोगे वो कंपाइल कौन करेगा, फीचर मैनेजर कंपाइल करेगा उसको। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा एसडीएम है, तो सारी सिक्योरिटी एसीएल और क्वालिटी ऑफ सर्विस एसीएल जो है वो स्टोर कहाँ पे होंगी, हमारी स्विचिंग डेटाबेस मैनेजर के अंदर आपका होगा। तो दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे टी कैम के, कौन सा, फीचर मैनेजर और स्विचिंग डेटाबेस मैनेजर। जो भी एसीएल क्रिएट करोगे वो यहाँ पे होगी, और जो फीचर मैनेजर है उसका काम हो गया उनको क्या करना, कंपाइल करने का काम आपका फीचर मैनेजर का हो गया। डन। उसके पश्चात यहाँ पे हमारा रहेगा टी कैम स्ट्रक्चर। जो टी कैम है उसका स्ट्रक्चर होता है वैल्यू, मास्क और रिजल्ट के अंदर। वो कितने कितने बिट्स की वैल्यू, 134 134 और 0 और 1। तो ये हमारा रहेगा। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे फिब, तो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। जैसे एक राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है उसी प्रकार मल्टीलेयर स्विच क्या मेंटेन करता है, फिब फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस को मेंटेन करता है। गॉट इट। अब एक और कंपोनेंट होता है मल्टीलेयर स्विच के अंदर, पैकेट रीराइटर। अब पैकेट रीराइटर का काम क्या होगा, मान के चलो ये हमारा एक स्विच हो गया, स्विच पे हमने दो वीलेन बनाए। तो स्विच पे हमने क्या बना दिए, वीलेन। तो मान के चलो ये हमारा वीलेन 10 है, आईपी हो गया 192.168.10.1, डिवाइस का आईपी 192.168.10.100। उधर हमने बनाया वीलेन 20, आईपी एड्रेस 192.168.20.1, और हमारे इस डिवाइस का आईपी यहाँ पे हो गया कितना, 192.168.20.100। अब इसका मैक एड्रेस मान के चलो ए, वीलेन का बी, इसका सी और इसका डी। अब इसको इसके पास जाना है तो क्या बनेगा, पैकेट बनेगा। तो सोर्स मैक क्या हो जाएगा, ए, डेस्टिनेशन मैक गेटवे को देगा तो क्या हो गया, बी। तो इस तरह का आपका एक पैकेट चला जिसमें सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक बी किसके पास चला गया, ये स्विच के पास चला गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर स्विच के पास गया। जब स्विच के पास आया पैकेट तो वो उस पैकेट से क्या निकाल देगा, जो सोर्स मैक ए था, जो, हाँ चित्रकारी अच्छी नहीं हो सकती, तो ये आया स्विच के पास, तो स्विच के पास पैकेट आया, पैकेट के अंदर सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक क्या था, बी था। अब वो उसमें से उसे हटा देगा। अब देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, जो भी है यहां जाना था ना। तो इसको मैं थोड़ा और क्लीन कर देता हूं। तो पैकेट जो हमारा था उसको मैं इस प्रकार से, कि जो हमारा सोर्स आईपी था वो 10.100 था, और डेस्टिनेशन आईपी कितना हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया 20.100। इस प्रकार का पैकेट किसके पास पहुंचा, हमारे स्विच के पास पहुंचा। तो जब ये स्विच के पास पहुंचा तो स्विच के पास ये पैकेट पहुंच गया, तो वही लिख देते हैं, सोर्स आईपी 10.100, डेस्टिनेशन आईपी 20.100, सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक बी। इस प्रकार से यहाँ पे हमने करना है।
पहुंच चुका। अब ये इसमें से सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक क्या कर देगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक हटा देगा, हट चुके। अब देखेगा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है 20.100, तो वो राउट देखेगा, हाँ मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड वी लेन है और 20.100 मेरी नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो अब पैकेट किस प्रकार से जाएगा, स्विच से पीसी के पास। जब पीसी के पास जाएगा तो अब सोर्स मैक क्या हो जाएगा, सी, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गॉट इट और नॉट, डन हुआ। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ध्यान से देखो, जब स्विच के पास, मल्टीलेयर स्विच के पास पैकेट आएगा तो उसको पुराना सोर्स में एक हटाना है, पुराना डेस्टिनेशन में एक हटाना है और नया लगाना है। तो जो पैकेट रीराइटर है उसका काम होगा कि वो नया सोर्स में एक लगाएगा, नया डेस्टिनेशन में एक लगाएगा। गॉट इट और नॉट। अब जो स्विच है वो लेयर 3 का काम कर रहा है। जब सेंडर ने पैकेट भेजा था तो पैकेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल टाइम टू लीव कितना लगाया, 255। अब उसे फॉरवर्ड करेगा तो -1 होगा, तो टीटीएल में 1, तो यहाँ पे हमारा 254। तो पैकेट रीराइटर का काम टीटीएल को डिक्रीज करना होगा, नया सोर्स मैक लिखना होगा, नया डेस्टिनेशन मैक लिखना होगा। अब क्योंकि आपने टीटीएल चेंज कर दिया है तो पैकेट की चेकसम को भी दोबारा से क्रिएट या वेरीफाई करने का काम आपका किसका होगा, पैकेट पैकेट रीराइटर का होगा। तो पैकेट रीराइटर का काम टीटीएल चेंज करना, डिक्रीज करना, नया सोर्स मैक लिखना, नया डेस्टिनेशन मैक लिखना और यहाँ पे चेक सम वेरिफिकेशन का काम पैकेट रीराइटर का रहेगा। डन हुआ। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। क्लियर, ओके। तो ये तो पहले में हमने क्या पढ़ा, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर। इसमें हमने पढ़ा स्विचिंग क्या है, कितने प्रकार के, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, मल्टी लेयर, लेयर 2 के अंदर कौन से कंपोनेंट, 3 के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, लेयर 3 स्विचिंग और राउटिंग के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। डन हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तभी हमारा रहेगा। डन। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हमारा क्या होगा, कल होगा। ठीक है। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहले हम अपनी ये करेंगे, उसके पश्चात आपको आपके नोट्स को गो थ्रू करके बता दिया जाएगा और उनके अंदर भी सेम चीजें ही मिलेंगी, बट थ्योरी की लाइनें अलग हो सकती हैं, वो आपने देख लेना। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो, वरना फिर हम सेशन फिनिश करते हैं। कोई प्रश्न नहीं, गुड। तो चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारा स्विचिंग क्या है। तो स्विचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम यूज करते हैं मैक एड्रेस को, किसके अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क। ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मैक एड्रेस ऑन लेन इज कॉल्ड स्विचिंग, वो आपका स्विचिंग कहलाता है। उसके पश्चात स्विचिंग के हमारे 3 फंक्शंस कल आपको बताए थे कि पहला होता है, दूसरा फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन, और तीसरा जो एड्रेस लर्निंग की जाती है वो आपकी सोर्स मैक पे की जाती है। फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन डेस्टिनेशन मैक पे किया जाता है। लूप अवॉइडेंस के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले वही है आपका क्या, एड्रेस लर्निंग। तो जो एक स्विच होता है वो लर्न करता है मैक एड्रेस बेस्ड ऑन सोर्स मैक एड्रेस ऑफ ए फ्रेम। जो फ्रेम के अंदर सोर्स मैक आएगा वो उसे लर्न करेगा। उदाहरण के लिए कल भी हमने बताया था कि हमारे पास एक पीसी है जो हमने स्विच से कनेक्ट कर रखा है। अब 2 बातें होंगी, या तो इसके पास आईपी है या इसके पास आईपी नहीं है। तो आईपी है या आईपी नहीं है। अगर आईपी है तो ग्रेशियस आर्प भेजेगा, और सॉरी हाँ आईपी है तो ग्रेशियस आर्प,
और आईपी नहीं है तो डीएचसीपी की क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। तो दोनों ही केसेस में ये आपका जो है फ्रेम जाएगा स्विच को। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं इसके पास आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, मैक एड्रेस ए है, और ये अब ग्रेशियस आर भेजेगा। तो सेंडर आईपी 192.168.1.1, सेंडर मैक फॉर एग्जांपल ए, टारगेट आईपी मेरे को जानना है कि नेटवर्क के अंदर किसी और के पास 1.1 है, टारगेट मैक नहीं पता, तो ये हमारा 12 टाइम एफ होगा। तो ये हमारा ग्रेशियस आर्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलप बनाया जाएगा और स्विच को दिया जाएगा। जैसे ही स्विच के पास आया तो स्विच ने एड्रेस लर्निंग स्टार्ट करना है, और एड्रेस लर्निंग आपका सोर्स मैक के आधार पे इसे क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे लर्न कर लिया जाएगा। कल हम बात कर रहे थे कि स्विच एक टेबल बनाता है, कैम टेबल, जिसके अंदर हमारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कौन सा, मैक इंटरफेस और विलेन आईडी, ये हमारी यहाँ पे रहेगी। तो मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 1 2 3 अगर इस तरह से हमारे पास है, तो पोर्ट नंबर 1 पे आपका क्या मैक एड्रेस आया है, ए। इस प्रकार से टेबल बनेगी। तो प्रत्येक स्विच के पास जब भी फ्रेम आएगा तो वो उसके सोर्स मैक एड्रेस को लर्न करेगा, और यही हमारा होगा एड्रेस लर्निंग। उसके पश्चात है हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन। तो जो एक स्विच है वो फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। अब जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, फ्रेम आ तो चुका है, एड्रेस लर्निंग हो गया, अब इसे फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के लिए चेक किया जाएगा डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच के पास जितने भी इंटरफेसेस हैं उनसे उसको फ्लड कर दिया जाएगा। तो आने वाले फ्रेम को पोर्ट नंबर 2 और 3 से हम आउट भेज देंगे या फ्लड कर देंगे। तो प्रत्येक स्विच आने वाले फ्रेम का सोर्स मैक लर्न करता है और डेस्टिनेशन मैक पे उसे फॉरवर्ड कर देता है। डन हुआ। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन। तीसरा, अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी क्या, कि जब स्विच के पास फ्रेम आया तो ये हमारे पास एक आरप रिक्वेस्ट आई है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसा है, ब्रॉडकास्ट है। और जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फ्लड किया जाता है। अब हमें यही जानना है कि ये फ्लड या फ्लडिंग क्या है, तो वो ये है हमारा यहाँ पे फ्लडिंग। तो जो फ्लडिंग है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं एक फ्रेम की कॉपी को इट्स मतलब स्विच के ऑल पोर्ट से, सभी पोर्ट से हम उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, एक्सेप्ट दैट पोर्ट ऑन विच फ्रेम वाज रिसीव्ड, गॉट इट और नॉट। तो जो फ्लडिंग है वो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर फ्रेम की कॉपी को एक स्विच के सभी पोर्ट से फॉरवर्ड किया जाता है उस पोर्ट को छोड़ के जिस पे फ्रेम रिसीव हुआ था। तो एक जो स्विच है वो 3 प्रकार के फ्रेम्स को फ्लड करता है, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और अननोन यूनिकास्ट। डन। तो जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जब ब्रॉडकास्ट होगा तो फ्लड होगा मल्टीकास्ट 0100.5 ई समथिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 ई समथिंग समथिंग, यानी कि यहाँ पे ये आपका कुछ भी रहेगा, और उसके पश्चात यहाँ पे ये कुछ भी रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीकास्ट। अननोन यूनिकास्ट, जो ना तो ब्रॉडकास्ट है और जो ना ही मल्टीकास्ट है और ना ही हमें हमारे लिए नोन है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अननोन यूनिकास्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके पश्चात आता है लूप अवॉइडेंस। तो लूप अवॉइडेंस क्या है,
जब हमारे पास स्विचेस होते हैं तो हम रिडंडेंट उनके बीच में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। तो स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3, जब तक आप एक लिंक लगाओगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इधर ड्यूल लिंक लगाओगे या फिर यहाँ पे लिंक लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। वो लूप ना बने उसके लिए स्विचेस क्या यूज करते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो लूप अवॉइडेंस स्विच हो या ब्रिज हो, वो इस्तेमाल करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, किसके लिए, लूप अवॉइडेंस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होगा, हमारी डिटेलिंग लैब होगी, वो हम आगे करेंगे, ठीक है, आज के चैप्टर में नहीं। उसके पश्चात आता है हमारा स्विचिंग मेथड्स। तो स्विचिंग मेथड्स के अंदर हमारे 3 होते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू और फ्रेगमेंट फ्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, स्टोर एंड फॉरवर्ड की। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर जब एक स्विच रिसीव करता है एक फ्रेम को तो वो परफॉर्म करता है एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन के पश्चात स्विच फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर प्रत्येक स्विच फ्रेम को रिसीव करेगा, एरर डिटेक्शन करेगा, पास हो जाएगा, तो उसके पश्चात उसको क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डन हुआ। उसके पश्चात आता है यहाँ पे हमारा कौन सा, कट थ्रू। तो जो कट थ्रू है, जब एक स्विच रिसीव करता है फ्रेम को तो वो परफॉर्म नहीं करता एरर डिटेक्शन, बिना एरर डिटेक्शन के ये फॉरवर्ड कर देता है फ्रेम को, किस आधार पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। और जो कट थ्रू है वो होल्ड करता है फ्रेम को जब तक कि वो क्या रीड ना कर ले, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड ना कर ले। यानी पहले वाले में जो है, यानी कि ये पीसी हो गया, मैं बैक जा रहा हूं, तो बैक किस लिए जा रहा हूं, ये बैक इसलिए जा रहा हूं कि हमारे पास एक पीसी है, उसने एक स्विच को और इस रास्ते से क्या भेजा, यहां से एक फ्रेम गया, ठीक है। अब वो फ्रेम किस पे आएगा, स्विच पे, पूरा फ्रेम बनेगा और उसमें एरर डिटेक्शन होगा और उसके पश्चात फिर उसे क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। तो पूरे फ्रेम को रिसीव करने में यहाँ पे रिसीव किया जाएगा बिट्स को, बाइट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम लगने के पश्चात उसे फॉरवर्ड किया जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, एरर डिटेक्शन होगा। गॉट इट और नॉट। तो अब इसको फास्ट करना है प्रोसेस को, तो फास्ट करना है तो क्या लाया गया पहले, कट थ्रू। तो जब भी कट थ्रू आपका होगा तो एक स्विच रिसीव करेगा फ्रेम को, लेकिन इस बार क्या नहीं होगा, एरर डिटेक्शन नहीं होगा, बिना एरर डिटेक्शन के उसे किसको भेज देगा, सर्वर को भेज देगा। अब जो ये फ्रेम है, क्या ये पूरा फ्रेम जो है रिसीव किया जाएगा, नहीं, वो होल्ड करेगा फ्रेम को जब तक कि क्या रीड ना हो, डेस्टिनेशन मैक। अब ये डेस्टिनेशन मैक कहाँ से, यानी आपका जो फ्रेम बनता है, फ्रेम के अंदर होता है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। तो ये जो होता है प्रिम्बल होता है, स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, लेंथ या टाइप, फिर आपका क्या होता है, पैकेट होता है और फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो 7166 2 1500 और 4 ये बाइट्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे पूरा फ्रेम क्या नहीं किया जाएगा, स्टोर नहीं किया जाएगा, कब तक होल्ड करेगा, जब तक कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को क्या ना कर सके, रीड ना कर सके। गॉट इट और नॉट। तो अब हुआ क्या, इसने देखा कि ये किसके लिए है, तो ये भी किसको दे दिए जाएंगे, सर्वर को दे दिया जाएगा। और आने वाला जो डेटा है, जो बचा हुआ फ्रेम है, वो भी किसको दे दिया जाएगा, सर्वर को दे दिया जाएगा। बट पूरा फ्रेम यहाँ पे होल्ड होने वाला नहीं है। गॉट इट और नॉट। उसके पश्चात तो ये कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक डेस्टिनेशन मैक रीड नहीं होता है। उसके पश्चात क्या आता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे फ्रेगमेंट फ्री आता है। तो फ्रेगमेंट फ्री के अंदर क्या होता है, जो फ्रेगमेंट फ्री है वो होल्ड करता है फ्रेम को जब तक कि पहले
64 बाइट्स को क्या ना कर लिया जाए, रीड ना कर लिया जाए। तो अब ये 64 बाइट्स कहां तक निकलेंगे? तो पहले वाला कब तक होल्ड करके रखता था, डेस्टिनेशन मैक तक। अब ये पहले कितने तक होल्ड करके रखेगा, 64 बाइट तक। तो ये 64 बाइट क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, तो ये हमारा बन के तैयार हुआ फ्रेम। जो फ्रेम है उसके अंदर क्या क्या होगा, इथरनेट हेडर, ठीक है, फिर होगा आईपी हेडर, फिर होगा, यानी कि आईपी हेडर को मैं यहाँ पे बोलूं लेयर 3 हेडर, फिर लेयर 4 हेडर होगा, फिर हमारा क्या होगा, लेयर 4 के अंदर क्या होगा, सेगमेंट होगा, यस और नो। और उसके पश्चात हमारा क्या होगा, पीछे इथरनेट ट्रेलर होगा। तो जब ये अगर हम बोलें सेगमेंट ना बोल के यहाँ पे हम बोलेंगे डेटा बोलेंगे, तो जहां यहां तक ये क्या रहेगा हमारा, यहां तक क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। और यहां तक हमारा क्या कहलाएगा, ये यहां तक हमारा कहलाएगा पैकेट कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे फ्रेम कहलाएगा। गॉट इट और नॉट? तो अब जो ये है कौन, फ्रेगमेंट फ्री, तो ये जो इथरनेट हेडर होता है वो मोस्टली कितने का होता है, 24 बाइट्स का। लेयर 3 आईपी हेडर 20 बाइट्स का, लेयर 4 टीसीपी हेडर 20 बाइट्स का। तो अब जो फ्रेगमेंट फ्री है वो कहाँ तक होल्ड करके रख रहा है, हाँ, तो ये हमारा होल्ड करके रख रहा है जब तक कि वो क्या ना पढ़ ले, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। तो 24 प्लस 20 प्लस 20 कितने हो गए, 64 बाइट्स। तो 64 बाइट में उसे क्या पता चल जाएगा, डेस्टिनेशन मैक का भी पता चल जाएगा, यस और नो। उसको डेस्टिनेशन आईपी का भी पता चल जाएगा, और सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का भी पता चल जाएगा। तो जो हमारा कौन है यहाँ पे, जो हमारा फ्रेगमेंट फ्री है वो होल्ड करके रखेगा फ्रेम को जब तक कि 64 बाइट्स को वो पढ़ ना ले। क्यों जरूरी है? अब हम बात कर रहे हैं MLS, तो मल्टी लेयर स्विच किस पे काम करता है, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करता है। तो लेयर 2 का 24, लेयर 3 का 20, लेयर 4 का 20। तो इन पे फॉरवर्ड करने के लिए हमें कितने जरूरी है, 64 बाइट्स जरूरी है, इसीलिए वो पढ़ता है। तो फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग है उसको रंटलेस स्विचिंग, हाइब्रिड ऑफ कट थ्रू एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। ये हमने याद रखना है, ठीक है। उसके पश्चात आता है हमारा यहाँ पे इथरनेट मैक एड्रेस टाइप। तो 3 प्रकार के होते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट जो 1 to 1 जाते हैं, ब्रॉडकास्ट जो 1 to all जाते हैं, मल्टीकास्ट जो हमारे 1 to many के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डन हुआ। उसके पश्चात अब यहाँ पे हमारा वही लिखा है कि यूनिकास्ट क्या है, ये जाते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, यानी 1 to 1 डिवाइस कम्युनिकेशन आपको देते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, ब्रॉडकास्ट, तो ये जाते हैं 1 to all। एग्जाम्पल है 12 टाइम FF, तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। उसके पश्चात हमारा होता है यहाँ पे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, तो वो जाते हैं 1 to many। एग्जाम्पल आपका 0100.5E से लेके कुछ भी, और 0180 से लेके आपका ये, तो इस रेंज के जो हैं जिनके पहले ये मैच कर जाएं तो वो हमारे लिए कैसा होगा, मल्टीकास्ट, और उनको क्या किया जाएगा, फ्लड किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट को भी और मल्टीकास्ट को भी क्या किया जाएगा, फ्लड किया जाएगा। डन हुआ। अब इसमें ही हमने जो है एक टर्म और पढ़ी थी यहाँ पे, कि एक तो हो गया ब्रॉडकास्ट, एक मल्टीकास्ट, एक यूनिकास्ट, तो एक और होता है जिसको, हाँ, अननोन यूनिकास्ट। अब ये अननोन यूनिकास्ट क्या है, तो अननोन यूनिकास्ट
क्या कौन बनेगा इनमें से, वो यूनिकास्ट ही होगा लेकिन अननोन होगा। अब ऐसा कब होगा, ऐसा इसलिए होगा कि मान के चलो यहां पे अब हम किसको समझ रहे हैं, अननोन यूनिकास्ट। तो हमारे पास एक पीसी, पीसी को हमने किससे कनेक्ट किया, स्विच से क्या कनेक्ट कर दिया, आईपी दे दो तो 192.168, तो 192.168.101.1, 192.168.101.100 डन हुआ। इसका मैक एड्रेस ए और इसका मैक एड्रेस बी, और स्विच ने क्या बनाया, एक कैम टेबल बनाया। पोर्ट 2 हो गए, तो हमारे पोर्ट नंबर 1 और 2 पे मैक एड्रेस ए और मैक एड्रेस बी, और वीलेन कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब मान के चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये टेबल में मैक एड्रेस कब तक लर्न रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका मैक एजिंग टाइम होता है, तो मैक एजिंग टाइम कितना रहता है, 300 सेकंड रहता है। क्लियर हुआ। अब मान के चलो कि अब ये टाइमर एक्सपायर हो गया, तो मैक एड्रेस गायब हो गए यहां से, लेकिन उन्हें अभी भी याद था, एक दूसरे का याद था। अब इसको लर्न कब हुए, जब इन्होंने कम्युनिकेट किया। तो उनके पास ऑलरेडी क्या है, आर्प टेबल में पता है, पड़ा है कि इसका जो मैक एड्रेस है वो बी है, और इसकी आर्प टेबल में पड़ा है 101.1 का मैक एड्रेस क्या है, ए है। क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया जब सभी कम्युनिकेट कर रहे थे। अब ये हट गया, कैम टेबल ने एक्सपायर कर दिया, लेकिन स्विच इज नॉट स्विच, पीसी और सर्वर के पास अभी भी एक दूसरे का मैक एड्रेस है। तो वो एक तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे, पैकेट, तो जिसमें सोर्स मैक क्या हो जाएगा, सोर्स मैक इसका खुद का ए, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा फ्रेम किसके पास गया, स्विच ने एड्रेस लर्निंग किया। अब फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन करना है, तो एड्रेस लर्निंग तो हो गया, अब फॉरवर्ड करना है डेस्टिनेशन मैक पे। अब डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है, कैसा है, यूनिकास्ट। ना तो ये ब्रॉडकास्ट है ना ये मल्टीकास्ट है, ये यूनिकास्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये अननोन है। तो स्विच के लिए ये वाला जो है, कौन से वाला, ये वाला मैक जो है, तो वो क्या हो गया, अननोन यूनिकास्ट हो गया। तो अननोन यूनिकास्ट कब बनेगा, कि स्विच की कैम टेबल में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, तो वो ऐसा मैक जो स्विच के पास, ऐसा मैक जो ना तो ब्रॉडकास्ट है ना मल्टीकास्ट है, वो यूनिकास्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, अननोन है, तो वो अननोन यूनिकास्ट होगा। और अननोन यूनिकास्ट को भी ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट और यू अननोन ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट की तरह क्या किया जाएगा, फ्लड किया जाएगा। तो जितने भी स्विच के पास इंटरफेस हैं, चाहे एक है, दो है या तीन है, उन सभी से उसको क्या कर दिया जाएगा, फ्लड कर दिया जाएगा। अब आया समझ में अननोन यूनिकास्ट क्या है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके पश्चात अब यूनिकास्ट हम पढ़ चुके, मल्टीकास्ट हम पढ़ चुके, ब्रॉडकास्ट और अननोन यूनिकास्ट आपको यहाँ पे समझा दिया, डन हुआ। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है, ब्रॉडकास्ट डोमेन एक सेट है लेन कनेक्टेड डिवाइस का, जिसके अंदर जब भी कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है, तो सभी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट की क्या मिलती है, कॉपी मिलती है। तो लेन बनाओ, तो हमारे पास क्या हो गया, एक स्विच हो गया, स्विच से मैंने PC1 कनेक्ट किया, स्विच से मैंने PC2 कनेक्ट किया, 3 कनेक्ट किया, 4 कनेक्ट किया, 5 कनेक्ट किया, और 6 कनेक्ट कर दिया, हो गया। तो हमने एक लेन बनाया। अब कह रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन एक लेन कनेक्टेड डिवाइस का क्या है, तो यही हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, जिसके अंदर जब भी कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट भेजता है वो सबको मिलता है। अब इसमें से इस डिवाइस ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ये ब्रॉडकास्ट जैसे ही स्विच के पास गया, तो सभी को क्या मिल जाएगा,
उसकी कॉपी मिल जाएगी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगा। आया कुछ समझ में? तो ध्यान रहे, यही हमने लेन का डायग्राम बनाया है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन ही क्या होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क ही क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो जहां तक लेन था वहां तक ब्रॉडकास्ट जा रहा है, और जहां तक ब्रॉडकास्ट जा रहा है वहीं तक लेन हो गया। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट डोमेन। उसके पश्चात आता है यहाँ पे क्या, कॉलिजन डोमेन। अब ये कॉलिजन डोमेन क्या है, कह रहा है कॉलिजन डोमेन भी लेन कनेक्टेड डिवाइस का एक सेट है, जिसके अंदर जब एक डिवाइस भेजता है फ्रेम, तो उस सेंड ए फ्रेम देन ऑल डिवाइस पे अटेंशन ऑन इट। तो जब एक डिवाइस कोई भी फ्रेम भेजता है तो सारी डिवाइस उस पे क्या देती हैं, अटेंशन देती हैं। अब ये क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे हब है। स्विच ना होके ये क्या है, हब है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन भी हुआ, एक ने भेजा तो सारे हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब एक डिवाइस क्या करेगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करे या नॉर्मल कोई भी क्या भेजे, फ्रेम भेजे, जरूरी नहीं है ब्रॉडकास्ट ही करे। अगर वो क्या भेजता है, फ्रेम भेजता है, तो जब हमारे पास हब है और कोई भी डिवाइस क्या करती है, यहाँ पे फ्रेम भेजती है, तो जब एक डिवाइस भेज रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है, ताकि उसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आया कुछ समझ में? तो कॉलिजन डोमेन कब बनेगा यहाँ पे, जब आपका क्या होगा, एक हब होगा। गॉट इट? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेनी है। उसके पश्चात अब प्रश्न आता है यहाँ पे, वीलेन क्या है। डन। तो वीलेन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। बिफोर अंडरस्टैंडिंग वीलेन, वीलेन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, लैन। तो जो एक लेन होता है उसके अंदर सारी डिवाइस किसके अंदर, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होती हैं। हम ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ के आ चुके हैं कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो लेन कनेक्टेड डिवाइस का क्या है, एक सेट है, जिसके अंदर जब भी कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है तो सारी डिवाइस को फ्रेम की कॉपी मिलती है। इसीलिए लोकल एरिया नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो गई, सेम चीज हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे है एक स्विच, स्विच से हमने कनेक्ट किया PC1, स्विच से कनेक्ट किया PC2, हमने कनेक्ट किया PC3, हमने कनेक्ट किया PC4, और ये इस प्रकार से आपने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर ली। तो क्या कह रहा है कि वीलेन को समझने से पहले लेन समझेंगे। तो लेन हमने बना दिया। कह रहा है कि जो एक लेन होता है वो सभी डिवाइस को किस में रखता है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट रखता है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन लेन कनेक्टेड डिवाइस का एक सेट हो गया, जिसके अंदर कोई भी डिवाइस यदि क्या करता है, यदि कोई भी डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है, कोई भी डिवाइस क्या करता है, ब्रॉडकास्ट यदि करता है, कोई भी डिवाइस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो स्विच पे जाएगा, और सभी डिवाइस को उस ब्रॉडकास्ट की क्या मिलेगी, कॉपी मिलेगी। तो जहां तक लेन है वहां तक ब्रॉडकास्ट जा रहा है, और जहां तक ब्रॉडकास्ट जा रहा है वही बात है, वहीं तक लेन है। तो लेन इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन इज इक्वल टू लेन हो गया। क्लियर हुआ? जब ये हमारी समझ में यहाँ पे आ गया, तो अब तो बाय डिफॉल्ट जो एक स्विच होता है अपने सभी इंटरफेस को एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या रखता है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है, जो बाय डिफॉल्ट जो एक स्विच होता है वो कंसीडर करता है सारे इंटरफेस को एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। लेकिन एक स्विच के पास क्षमता होती है कि वो रख सकता है कुछ इंटरफेस को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में और कुछ इंटरफेसेस को दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब जो ये नए ब्रॉडकास्ट डोमेन बने हैं यही क्या कहलाएगा,
वी लेन हमारा कहलाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो ये हमने पाया कि एक में ही रखेगा, लेकिन क्षमता ये रहेगी इसके पास कि कुछ इंटरफेसेस को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रख देगा, कुछ इंटरफेसेस को दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में, और कुछ को तीसरे में। ये डिपेंड करता है। तो ये जो नए ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाए हैं, यही हमारा क्या होगा, यही हमारे यहाँ पे वी लेन बनेंगे। यही हमारा वी लेन रहेगा, यही हमारा वी लेन यहाँ पे रहेगा। डन हुआ। तो जब एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वीलेन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। डन हुआ। ओके। उसके पश्चात अब आता है यहाँ पे वीलेन के टाइप्स। तो जो वीलेन के टाइप्स हैं, वैसे तो वो हैं स्टैटिक वीलेन और डायनेमिक वीलेन, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं यहाँ पे कि वो हमारा क्या होते हैं, यहाँ पे लोकल वीलेन, चलो वो छोड़ो। तो अभी यहाँ पे वीलेन के टाइप दो, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक वीलेन क्या है और डायनेमिक वीलेन क्या है, ये हमने यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है कौन सा, स्टैटिक वीलेन। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक वीलेन की, तो स्टैटिक वीलेन प्रोवाइड करता है पोर्ट बेस्ड वीलेन मेंबरशिप। जो स्टैटिक वीलेन होता है, उसके अंदर हम या नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के पोर्ट को किसी विशेष वीलेन के अंदर। जब कोई भी एंड डिवाइस कनेक्ट किया जाता है उस पोर्ट के साथ, तो वो बन जाता है हिस्सा पहले से डिफाइन वीलेन का। डन हुआ। अब ये समझने के लिए डायग्राम हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक स्विच हो गया, पोर्ट 1 2 3 4, उदाहरण के लिए 5 और 3 4 खा गए, तो 4 5 और 6। अब नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, इन पोर्ट्स को वीलेन में डाल दिया। उदाहरण के लिए एक वीलेन में डाला, इनको दूसरे वीलेन के अंदर डाल दिया, और इनको हमने तीसरे वीलेन के अंदर डाल दिया। उदाहरण के लिए ये 10 हो गया, तो इसका जो वीलेन दे दिया 10 दे दिया, इसका हमने 20 दे दिया, और इसका हमने 30 दे दिया। अब ये हमारे पास डिवाइस है। अगर मैं इसको 1 से कनेक्ट करता हूं तो किसका मेंबर बनेगी, वीलेन 10 का। अगर मैं इसी डिवाइस को 3 से कनेक्ट करता हूं तो, और इसको मैं वहां से निकाल के कनेक्ट कर देता हूं 5 के साथ, तो कितने पे हो जाएगा वो। तो यहाँ पे डिवाइस से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ता है कि जो डिवाइस है वो किस पोर्ट से कनेक्ट की जाती है और वो किस वीलेन का पार्ट है। तो वही तो हो गया यहाँ पे कि जो हमारा स्टैटिक वीलेन है वो प्रोवाइड करता है पोर्ट बेस्ड वीलेन मेंबरशिप। स्टैटिक वीलेन के अंदर हम या नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच को, पोर्ट को एक विशेष वीलेन में। जब कोई भी एंड डिवाइस, पीसी, राउटर, स्विच, नॉट स्विच, पीसी बोलो, सर्वर बोलो, एपी बोलो, लैपटॉप बोलो, उस पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, तो वो हिस्सा बन जाएगा पहले से ही डिफाइन वीलेन का। तो जो पहले से डिफाइन वीलेन है वो उसी का क्या बनेगा, यहाँ पे हिस्सा बनेगा। गॉट इट। ओके। तो ये तो हुआ हमारा स्टैटिक वीलेन। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायनामिक वीलेन। अब ये डायनामिक वीलेन क्या है ये हमने समझना है। तो पहले मैं डायग्राम से समझाऊं या लाइन बाय लाइन बताऊं, ठीक है। तो थ्योरी ये कहती है कि जो डायनामिक वीलेन है, जो डायनेमिक वीलेन है वो प्रदान करता है वीलेन मेंबरशिप बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस पे अब आपकी क्या रहेगी, वीलेन मेंबरशिप रहेगी। स्टैटिक में पोर्ट बेस थी, यहाँ पे हमारी मैक बेस रहेगी। जब कोई भी एंड डिवाइस कनेक्ट की जाती है स्विच के साथ,
तब स्विच लर्न करता है मैक एड्रेस एंड डिवाइस का। मैक एड्रेस लर्न करने के पश्चात जो स्विच है वो सेंड करता है एक रिक्वेस्ट वीएमपीएस को, वीलेन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर को, कि मेरे पास एक मैक है, कृपया करके मेरे को वीलेन आईडी बताओ इस मैक एड्रेस की। अब जो वीएमपीएस है वो उत्तरदायी है वीलेन असाइनमेंट के लिए, जो किस आधार पे होगा, मैक के आधार पे होगे। बट इट वाज दी पास्ट, जो ये था ये क्या था, भूत था, भूतकाल था, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब बट इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान समय में हम क्या यूज करते हैं, .1x प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, रेडियस सर्वर का इस्तेमाल होता है डायनेमिक वीलेन के लिए, जो बेस्ड ऑन यूजर नेम और क्या होता है, पासवर्ड ऑफ यूजर, की यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है इस आधार पे होगा, ना कि मैक के आधार पे। डन हुआ। अब ये समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक पीसी है, पीसी को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से, स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक सर्वर वीएमपीएस कनेक्ट कर दिया। अब वीएमपीएस पे मैंने क्या डिफाइन करना है, पॉलिसी की मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस बी, मैक एड्रेस सी, मैक एड्रेस डी, यदि ये आते हैं तो उनको 10 20 30 और 10 20 10 20 30 और 40 के अंदर क्या कर दिया जाए, 10 20 30 और 40 के अंदर एलोकेट कर दिया जाए। डन हुआ। अब यहाँ पे ये डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस क्या है, ए स्विच से कनेक्ट किया गया, तो स्विच को क्या लर्न हो गया, ए, तो स्विच को यहाँ पे लर्न हुआ ए। अब जैसे ही डिवाइस कनेक्ट की गई तो स्विच ने मैक एड्रेस ए लर्न कर लिया। अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, जो स्विच है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे पास क्या है, ए का मेरे को क्या बताओ, वीलेन आईडी बताओ। किसके पास का ही रिक्वेस्ट, वीएमपीएस के पास। वीएमपीएस ने देखा ए की आईडी कितनी है, 10 है, तो अब जवाब देगा ए हैज वीलेन आईडी 10। तो ये जो स्विच है ये इस पोर्ट को ऑटोमेटिकली किसका मेंबर बना देगा, 10 का मेंबर बना देगा। ये यूजर अब अपना लैपटॉप निकाल के घर चला गया, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 के अंदर आ जाएगा। अब उसके पश्चात दूसरा लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप समझो, वो स्विच से कनेक्ट किया गया, उसका मैक एड्रेस डी था, तो अब क्या लर्न हुआ, डी। तो अब रिक्वेस्ट जाएगी कि कौन सा मैक एड्रेस है यहाँ पे, स्विच ने कहा मेरे पास डी है, मेरे को क्या बताओ, वीलेन आईडी बताओ। वो देखेगा डी, डी का कितना है, 40 है, तो यहाँ पे बदल जाएगा कि जो डी है उसका वीलेन आईडी 40 है, तो जो स्विच है उसको ऑटोमेटिकली किस वीलेन में डाल देगा, 40 में डाल देगा। तो अब फर्क नहीं पड़ता पोर्ट से, अब फर्क पड़ता है मैक एड्रेस से। अब ये तो भूतकाल में होता था, तो अब हम यहाँ पे जो यूजर नेम है उस यूजर को किस में असाइन करेंगे, वीलेन आईडी असाइन करेंगे। गॉट इट और नॉट। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, यहाँ पे डायनामिक वीलेन होता है। क्लियर हुआ। अब उसके पश्चात जब हमें पता चल गया वीलेन दो प्रकार के, तो वीलेन ट्रंकिंग क्या होती है वो हमें जानना है। तो वीलेन ट्रंकिंग या बोले तो टैगिंग क्या होती है ये हमें जानना है। तो जब एक स्विच भेजता है एक फ्रेम को दूसरे स्विच को, तो एक स्विच ऐड करता है एक्स्ट्रा हेडर फ्रेम के साथ। यही एक्स्ट्रा हेडर जो है, इस एक्स्ट्रा हेडर के अंदर क्या होती है, वीलेन आईडी होती है फ्रेम की, ताकि जो दूसरा स्विच है वो ये निर्धारित कर सके कि जो ये फ्रेम है वो किस विशेष वीलेन से संबंध रखता है। अब ये क्या है, ये है कि मेरे पास एक पीसी है, तो हमने क्या बनाया यहाँ पे डायग्राम, तो ये मेरा स्विच हो गया, एक स्विच से मैंने दूसरे स्विच को कनेक्ट किया, ये मेरा पीसी हो गया और यहाँ पे पीसी है। मान के चलो कि जो ये है ये विलेन कितना हो गया, ये विलेन मैंने बना दिया 10। अब जो ये पीसी है ये एक फ्रेम भेजेगा, तो पीसी ने क्या भेजा, एक फ्रेम भेजा। फ्रेम किसके पास गया, स्विच के पास। अब जब स्विच इस फ्रेम को आगे भेजेगा, तो जब इस फ्रेम को आगे भेजेगा तो उसमें कितने का टैग लगा देगा, 10 का लगा देगा।
जिससे निकला है, किससे आया है, इसको तो पता है ना किस विलेन का है, 10 का। अब वो जाके आगे रिसीव हुआ तो किसके पास आया, वो स्विच के पास आया, एक फ्रेम आया, फ्रेम में कितने का टैग लग के आया है, 10 का आया है। अब वो क्या करेगा, इसमें से टैग हटा देगा और जो फ्रेम है, जो हमारा फ्रेम है, उस फ्रेम को किसके अंदर भेज देगा, उस फ्रेम को विलेन 10 के अंदर भेज देगा। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, विलेन ट्रंकिंग। तो जब एक स्विच एक फ्रेम को दूसरे स्विच को भेजता है, एक्स्ट्रा हेडर लगाता है, और यही एक्स्ट्रा हेडर के अंदर होता है कि ये फ्रेम किस वीलेन से बिलोंग करता है। इसी प्रोसेस को वीलेन ट्रंकिंग और क्या बोलते हैं, वीलेन टैगिंग बोलते हैं। गॉट इट। अब जो ये ट्रंकिंग और टैगिंग है वो हमारे दो प्रोटोकॉल करते हैं। तो हमारे पास ट्रंकिंग और टैगिंग के लिए दो प्रोटोकॉल हैं, आईएसएल इंटर स्विच लिंक और 802.1q। आईएसएल सिस्को का है, 802.1q आपका ओपन स्टैंडर्ड है। गॉट इट। उसके पश्चात अब हम जानेंगे किसके बारे में, आईएसएल के बारे में। तो जो आईएसएल है उसका फुल फॉर्म इंटर स्विच लिंक, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, यानी सिस्को डिवाइस पे ही चलेगा। आईएसएल इनकैप्सुलेट करता है वास्तविक फ्रेम को आईएसएल हेडर और आईएसएल ट्रेलर के साथ। जो आईएसएल हेडर है वो 26 बाइट का है और जो ट्रेलर है वो क्या है, 4 बाइट का है। इसी प्रोसेस को हम ड्यूअल टैगिंग कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा, ड्यूअल टैगिंग। यदि दो स्विचेस समझते हैं आईएसएल तो वो क्या प्रेफर करेंगे, आईएसएल एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की तरह प्रेफर करेंगे। और इसके अंदर 15 बिट्स की क्या होती है, विलेन आईडी होती है। यानी कि जो हमारा फ्रेम है, तो मान के चलो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम हो गया। तो फ्रेम के अंदर आईएसएल का क्या लगेगा, सबसे पहले आईएसएल का हेडर लगेगा और आईएसएल का यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रेलर लगेगा। तो आईएसएल हेडर और आईएसएल ट्रेलर हो गया। अब हेडर कितने का होगा, 26 बाइट का, ट्रेलर कितने का होगा, 4 बाइट का। अब जो हेडर होगा उसके अंदर विलेन आईडी होगी और विलेन आईडी होगी हमारी 15 बिट्स की, यहाँ पे रहेगी। ये अंतर है। डन हुआ। और ये अब यहाँ पे हेडर भी लग रहा है, यहाँ पे ट्रेलर भी लग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्यूअल टैगिंग भी कहते हैं। लेकिन ये सिस्को डिवाइस पे ही रहेगा। गॉट इट। उसके पश्चात आता है वही डायग्राम से जो समझाया है। तो 26 बाइट का हेडर, 4 बाइट का ट्रेलर, यस और नो। और जो हमारा हेडर है होने को तो उसमें भरा पड़ा है, बट हमें मतलब है किससे, विलेन आईडी से। तो हेड जो ओरिजिनल फ्रेम होगा उस पे हेडर और ट्रेलर लगेगा। हेडर 26 का, ट्रेलर 4 का, और जो हेडर होगा उसके अंदर 15 बिट्स का क्या रहेगा, विलेन आईडी रहेगा। क्लियर। उसके पश्चात आता है हमारा कौन सा, 802.1q। तो जो IEEE का 802.1q है वो एक ओपन स्टैंडर्ड ट्रंकिंग और टैगिंग प्रोटोकॉल है। ये इनकैप्सुलेट नहीं करता ओरिजिनल फ्रेम को अपने हेडर और ट्रेलर के साथ। यानी ये क्या आया आपका, यहाँ पे फ्रेम आया। अब ना तो इस पे 802.1q का क्या लगेगा, हेडर लगेगा, ना ही इस पे 802.1q का क्या लगेगा, ट्रेलर लगेगा। ना ये हेडर लगाएगा ना ये ट्रेलर लगाएगा। गॉट इट और नॉट। इट इंसर्ट 4 बाइट्स डॉट 1q हेडर इन ओरिजिनल इथरनेट हेडर। जो फ्रेम का ना तो ये डॉट 1q हेडर लगाएगा अलग से और ना ट्रेलर लगाएगा फ्रेम पे, जबकि ये इंसर्ट करेगा, इंसर्ट यानी घुसेड़ेगा 4 बाइट्स का डॉट 1q हेडर जो ओरिजिनल इथरनेट हेडर है उसी में इंसर्ट कर देगा। इसीलिए इसको स्मार्ट टैगिंग और क्या बोला जाता है, सिंगल टैगिंग। अब ये किस प्रकार से रहेगा, यानी कि जब हम बात कर रहे थे फ्रेम की, तो ये हमारा फ्रेम हो गया जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, बिल्कुल वैसा ही कि आपके पास प्रिम्बल रहेगा। जो फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है प्रिम्बल,
तो क्या होता, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, डेस्टिनेशन में एक, सोर्स में एक, लेंथ, ठीक है, और लेंथ और टाइप में से एक होगा। और उसके पश्चात फिर हमारा यहाँ पे रहेगा नहीं, पैकेट रहेगा। तो ये हमारा पैकेट हो गया, और फिर हमारा इथरनेट ट्रेलर हो गया। डन। तो हेडर के अंदर ही, किसके अंदर, हेडर के अंदर ही वो क्या लगा देगा, अपना हेडर इंसर्ट कर देगा। तो हेडर आई जो 802.1q है, हेडर के अंदर ही अपना इथरनेट हेडर के अंदर ही क्या लगा देगा, हेडर इंसर्ट कर देगा। और जो कितने का होगा हमारा, 4 बाइट्स का .1q हेडर जो है वो ओरिजिनल इथरनेट हेडर में ऐड कर दिया जाएगा। तो 4 बाइट हो गए। तो 4 बाइट यानी कि 2 प्लस क्या हो गए, 2। तो पहला 2 टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, दूसरा टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है। तो जो IEEE का 4 बाइट्स का .1q है, 4 बाइट्स का हेडर होता है, उसके अंदर 2 बाइट का TPI टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और 2 बाइट का टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। अब जो ये टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है 2 बाइट का, यानी 16 बिट्स हो गए। तो जो टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है वो 16 बिट्स की, 2 बाइट में 16 ही होगी। वैल्यू ये होती है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई फ्रेम एज ए इट इज टैग बाय 802.1q, यानी 2 बाइट का या 16 बिट का टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर रहेगा। और जो टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, तो 2 बाइट्स तो कितनी हो गई हमारी, 16 बिट्स हो गई। तो 16 बिट्स के अंदर 16 को तोड़ दो, 3 + 1 + 12। तो जो 3 है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी कोड पॉइंट। ठीक है। एक होता है आपका हाँ, ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर। और जो बच गए 12 वो हमारा क्या है, यहाँ पे विलेन आइडेंटिफायर है। डन हुआ। तो जो विलेन आईडी है वो कितनी है यहाँ पे, तो 2^12, तो 4096, 4096 यही होगा ना, 2^12। नहीं आया याद। अरे हाँ, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 4096 हो गया। तो जो हमारा था ISL, उसके अंदर 15 बिट्स की वैल्यू थी, और 802.1q के अंदर 12 बिट्स की क्या है, विलेन आइडेंटिफायर होता है। डन हुआ। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या है आपका DE बिट, तो डिस ड्रॉप, हाँ, ड्रॉप एलिजिबिलिटी इंडिकेटर, या जो भी है अब इतना। तो जो 1 बिट है वो आपका CFI, पहले किस नाम से जाना जाता, CFI may be used separately or in conjunction with PCP to indicate frame belonging to be dropped in the presence of congestion। इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, बस ये याद रख लेना है कि जो 16 बिट है उनका क्या है। तो हम क्या बात कर रहे थे, विलेन आइडेंटिफायर 12 बिट्स की वैल्यू होगी, जिस जो वो बताएगा कि ये किससे बिलोंग करता है। हेक्साडेसिमल वैल्यू इतने से इतने तक हो सकते हैं। ठीक है। तो जो ये है आपका 0, यानी कि जो अब हमने कितना किया था, तो 12 2^12, तो 0 से लेके 4000, यानी कि 2^12 कितने बनेंगे आपके, 4096 बनेंगे। गॉट इट और नॉट। तो ये 4096 ऐसे होंगे 0 से लेके 4095 तक। तब आपका कितना बनेगा, 4096। तो 0 रिजर्व है, और 4095 भी क्या है,
और भी हैं, उनके हम बात करेंगे। तो 0 रिजर्व है, 1 रिजर्व है, 1002, 1003, 1004, 1005 और 4095, ये वीलेन हमारे क्या हैं, रिजर्व हैं। गॉट इट और नॉट? तो ये आप दे नहीं सकते, व्हील इन वन बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये वैल्यूज रिजर्व हैं। ऑल अदर वैल्यूज यानी ये हो गया, मे बी यूज्ड एज विलेन आइडेंटिफायर अलाउिंग अप टू, हाँ, 4094। तो एक से लेके और 4095 निकाल दो तो 4094 आप बचे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट? तो ये हमारा हो गया विलेन आइडेंटिफायर। अब क्या है, विलेन की लैब्स। तो विलेन की हम लैब करेंगे, राउट रोनिस्टिक भी करेंगे। मेरे ख्याल से आज थ्योरी काफी है। गॉट इट? कितने अच्छे बच्चे, मास्टर पे बिल्कुल जोर नहीं देते।